मेरा नाम नाडिया है। मैं जवान होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। मेरी उम्र 28 साल थी। मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह शादी करने का ख्याल आता था, मगर मैं मजबूर थी। मैं चाहकर भी अपनी शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब मैं 15 साल की थी, तब मेरे पिता हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। उस समय मेरा एक 5 साल का भाई और मेरी 8 साल की बहन थी। मेरी माँ मेरे पापा की मौत पर बहुत बुरी तरह से रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि आप इस दुनिया को छोड़कर क्यों चले गए। मेरे ऊपर 3-3 बच्चों का बोझ डाल गए। अब इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा? बड़ी बेटी तो फिर भी 15 साल की है। इन छोटे दोनों बच्चों को मैं कैसे आपके बिना जीना सिखाऊंगी? कैसे उनकी परवरिश करूंगी? उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी माँ का सहारा बनूंगी। मेरी माँ ने जैसे तैसे मुझे पढ़ाया लिखाया था और फिर बड़ी होकर मैं अपनी माँ का सहारा बन गई थी। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम किए थे। मेरी माँ कपड़े भी सिला करती थी। इतने सारे काम करने के बावजूद उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया था, तो बदले में मुझे भी अपनी माँ का सहारा बनना ही था। पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नौकरी करना शुरू कर दी थी। मुझे 6 साल हो गए थे नौकरी करते हुए। मेरी काबिलियत देखते हुए मुझे अपनी ही कंपनी की बड़ी पोस्ट पर रख लिया गया था, जिसकी सैलरी भी ज्यादा मिलती थी। मैं अपने दोनों छोटे भाई बहन को भी पढ़ा रही थी। मेरी माँ तो अब बूढ़ी हो चुकी थी। मेरी माँ से लोग कहते थे कि तुम्हारी बेटी जवान है, खूबसूरत है, इसकी शादी के बारे में सोचो, आखिर कब तक बेटी से नौकरी करवाती रहोगी? लेकिन मेरी माँ उनसे कह देती थी कि मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने ही अपनी माँ से शादी करने के लिए मना किया हुआ था। मैं अपने दोनों भाई बहन को पहले कामयाब होते देखना चाहती थी, उसके बाद मुझे शादी करनी थी, क्योंकि अगर मेरी शादी पहले हो जाती, तो फिर मेरे भाई बहन और मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखता? मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं थी। अभी तक जो भी चल रहा था, बिल्कुल ठीक चल रहा था। अपनी जॉब लग जाने के बाद मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। मैं किसी लड़के से मोहब्बत भी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे प्यार मोहब्बत करने की फुर्सत ही नहीं थी। मैंने सुना था कि जो लोग किसी से प्यार करते हैं, उसे वक्त और तवज्जो देते हैं, वही उनकी मोहब्बत का ठोस सबूत होता है। लेकिन मेरे पास यह सब कुछ करने के लिए भी वक्त नहीं था। मैं अपना ही ख्याल बड़ी मुश्किल से रख पाती थी। मेरा सारा दिन अपने ऑफिस में ही गुजर जाता था, मगर 7 सालों में इतना बदलाव जरूर आ गया था कि अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक ऑफिस जाया करती थी। मैं बहुत काबिल थी और अपनी मेहनत के नतीजे कंपनी में सब लोगों का भरोसा जीत चुकी थी। जिंदगी की जितनी भी परेशानियां थीं, वह कई सालों पहले गुजर चुकी थीं, और इन परेशान हालात से निकलकर ही मैंने अच्छी जिंदगी गुजारनी शुरू की थी और अपने भाई बहन को भी एक अच्छी जिंदगी दे रही थी। मेरी जिंदगी मुश्किल तो बहुत थी, लेकिन अपनी माँ और भाई बहन की खातिर मुझे यह सब कुछ करना पड़ता था। मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थीं जो मुझसे संडे के दिन मिलती थीं। मेरी सारी ही फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड थे और वह सब उनसे प्यार करती थीं, उनके साथ शादी करना चाहती थीं। जब मैं उन लोगों को उनके बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देखती, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मन करता था कि काश मुझे भी कोई इतना ही प्यार करने वाला होता। वह मुझे अपने बॉयफ्रेंड की कुछ प्यार भरी बातें भी बताया करती थी। उनको सुन सुनकर भी मैं एक्सप्लेन किया करती थी। काश मेरी जिंदगी में भी ये सब कुछ हो जाए, तो मेरी जिंदगी भी अपनी फ्रेंड्स की तरह खूबसूरत बन जाएगी। लेकिन ऐसा तो तभी हो सकता है जब मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां निकल जाएं। फिर मैंने सोचा था कि मुझे सब्र करना चाहिए और खुद पर काबू करना चाहिए। एक न एक दिन भगवान मेरी भी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। मुझे भी कोई अच्छा हमसफर मिलेगा। लेकिन फिर मैं खुद से ही सवाल करती थी, आखिर ऐसा कब होगा? मेरी उम्र अभी 28 साल है। 3-4 साल और गुजर गए तो मेरी शादी की उम्र भी निकल जाएगी। न जाने सब कुछ कब ठीक होगा। मैं बस हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, मैं भी अपने हमसफर के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन उससे पहले मेरे घर वालों की जिंदगी बेहतर और आसान हो जाए। मेरी मम्मी को हमेशा मेरी शादी की फिक्र लगी रहती थी। वह यही कहती थी कि अपने भाई बहन का फ्यूचर सुधारने के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी की खुशियों को अपने दिल में ही दबाकर बैठी हुई हो। मेरी माँ मुझे समझाया करती थी कि भगवान तुम्हें इसका अच्छा सिला देगा। तुम देखना, तुम्हें एक अच्छा हमसफर जरूर मिलेगा। तुम जो इतने समय से हम सब लोगों के लिए मेहनत कर रही हो, देखना, जिस लड़के के साथ तुम्हारी शादी होगी, वह तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर रखेगा।
मैं अपनी माँ की ऐसी बातों पर बहुत खुश होती थी और मन ही मन सोचती थी कि काश मेरी माँ की सारी दुआएं सच हो जाएं। हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो हमारे साथ हमारा सुख दुख बांट सकता, क्योंकि पापा के मरने के बाद ही उनके सारे रिश्तेदारों ने हमसे संबंध खत्म कर दिए थे। जबकि मम्मी के ज्यादा रिश्तेदार नहीं थे, सिर्फ हमारे एक मामा जी ही थे। वह अपने परिवार के साथ दूसरे देश में रहते थे। हाँ, इतना जरूर था कि उनके साथ हमारी कभी कभी कॉल पर बात हो जाती थी, मगर वह कभी यहाँ पर आते नहीं थे। शादी को लेकर मैं जितना भी खुद पर कंट्रोल रखने की कोशिश करती थी, मेरी भावनाएं उतना ही मुझ पर हावी हो जाती थीं, खासकर रात के वक्त। और फिर मेरी उम्र की जितनी लड़कियां थीं, उन सब की तो शादी अभी हो गई थी, बल्कि उनके पास एक दो बच्चे भी थे। जब मैं रात को अकेली होती थी तो मैं सोचती थी कि काश मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं उससे अपना अकेलापन दूर कर रही होती। मिल नहीं सकती तो क्या हुआ, फोन पर ही बात कर रही होती। मेरी जो भी शादीशुदा फ्रेंड्स थीं, उनसे तो मैं मिलती भी नहीं थी, क्योंकि वह मुझे जब भी मिलती थी अपनी शादीशुदा कहानी सुनाने में लग जाती थी, और उनकी कहानी सुनकर मेरा दिल मचलने लगता था। मगर फिर अपने भाई बहन के फ्यूचर के बारे में सोचकर मुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि मैं शादी करने के लिए बेचैन हो रही थी, बस मुझे अपने लिए एक सहारे की जरूरत थी, जैसा आजकल के जमाने में होता है। ये मॉडर्न जमाना है, और आजकल के जमाने में हर लड़की के पास उसका सुख दुख बांटने के लिए उसका बॉयफ्रेंड या पति होता है। मेरे तो भाई बहन भी ऐसे नहीं थे जो मेरे साथ हंसी मजाक कर सकते या थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते। वो तो ज्यादातर अपनी पढ़ाई में बिजी रहते थे, मुझसे बात करने का उनको ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता था। मेरी बहन की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी। ग्रेजुएशन के बाद उसे जॉब करनी थी, जबकि भाई अभी ग्रेजुएशन कर रहा था। फिलहाल जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी, और फिर देखते ही देखते मेरी उम्र 30 साल हो गई। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था, बस मैं तुम्हारी जिद आगे और नहीं मानूंगी। तुमने सारी जिंदगी हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। जॉब करते करते तुमने अपनी शादी की उम्र निकल दी है। अब जैसे ही तुम्हारी छोटी बहन की जॉब लग जाती है, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी ताकि तुम्हारा घर बस सके। मैंने मम्मी से कहा था, सिर्फ बहन के जॉब लगने से ही कुछ नहीं होगा। अभी पहले भाई की भी जॉब लग जाए, उसके बाद मैं शादी कर लूंगी। मम्मी कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं मम्मी को जैसे तैसे समझा बुझाकर उन्हें शांत करवा दिया करती थी। मेरी अपनी स्कूटी थी, और इस स्कूटी से मैं अपने ऑफिस का आना जाना करती थी। एक दिन मैंने देखा कि एक भिखारी काफी दिनों से हमारे मोहल्ले में भीख मांग रहा था। वैसे हमारा मोहल्ला काफी बड़ा था, मगर मैं इसे पिछले एक हफ्ते से रोजाना यहाँ पर देख रही थी। एक दिन मैं अपनी स्कूटी रोककर उसे गौर से देखने लगी। ना जाने क्यों मेरे कदम उसे देखकर रुक गए थे। वह भिखारी फटे पुराने कपड़े पहना हुआ गंदे से हुलिये में था। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उसे आवाज देकर बुला लिया और अपने पर्स से 100 का नोट निकालकर उसे दे दिया। मैंने उससे कहा, अभी मेरे पास खुल्ला नहीं है, अभी यहीं रख लो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराया और उसने उसे अपने थैले में डाल लिए। अब मैं आते जाते उस भिखारी को पैसे दे दिया करती थी। एक बार तो मैंने उसे फुटपाथ पर भी देखा था। वह वहां पर भी भीख मांग रहा था। मैं तब भी अपनी स्कूटी पर थी और रास्ते से गुजर रही थी। मैंने तब भी उसे पैसे दे दिए थे। अब ऐसा हर दूसरे तीसरे दिन होने लगा था कि जैसे ही मैं अपने घर को पहुंचती थी, वह मेरे आने से पहले ही हमारे मोहल्ले में खड़ा होकर मेरा इंतजार किया करता था। और जैसे ही वह देखता था कि मैं अपने दरवाजे पर आ गई हूं, तो फौरन वह मेरे पास आकर मुझसे पैसे मांगता था। मैं उसे पैसे दे दिया करती थी, मगर बड़ी अजीब बात थी कि वह मुझसे पैसे लेने के बाद न जाने कितनी देर तक मुझे देखता रहता था। मैं उसकी नज़रों को इग्नोर करते हुए घर के अंदर चली जाती थी, और फिर अगले दिन भी वो ऐसा ही करता था। मैं उसकी नज़रों से बड़ी परेशान हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे इतनी बेबस नज़रों से क्यों देखता है। मैंने सोचा, शायद वह भूखा होगा, मुझे कभी कभी उसे खाना दे देना चाहिए। इसीलिए रात के टाइम पर खाना खाने के बाद जब मैंने खिड़की से नीचे की तरफ देखा, तो वह मेरे घर के आसपास ही टहल रहा था। मैंने उसे आवाज लगाकर अपने दरवाजे के पास आने के लिए कहा। मैं खाना पैक करके उसे देने के लिए चली गई। मैंने जैसे ही उसे खाना दिया तो फिर से मैं चौंक गई थी, क्योंकि वह बड़ी अजीब सी नजरों से मेरे चेहरे को ताके जा रहा था। बहुत देर हो गई, उसकी नज़र मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी, और वह जिस तरह से मेरे हाथ से खाना लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाए हुआ था, उसका हाथ भी उसी तरह से था।
वह अपना हाथ भी पीछे नहीं कर रहा था। मैंने उससे कहा, क्या हुआ है? इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? खाना लो और जाओ यहाँ से। अचानक मेरी बात सुनकर वह होश में आया था और उसने जैसे ही खाना लिया, पीछे पलट कर जाने लगा। मैं इतने में दरवाज़ा बंद कर रही थी जब उसने आगे बढ़कर फिर से पलटकर मुझे देखना शुरू कर दिया था। मुझे लगा कि यह भिखारी पागल हो गया है। ये सोचते हुए मैं दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गई थी। मैं देख रही थी कि वह भिखारी अब ज्यादातर हमारे ही मोहल्ले में मुझे कहीं ना कहीं नजर आ जाता था। इसलिए मैंने उससे एक दिन बात की और उसे कह दिया था कि तुम हर रोज रात का खाना हमारे घर से ले लिया करो। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही गरीब हो। तो वह कहने लगा, हाँ, मेरा यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। अगर आप मुझे खाना दे दिया करोगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम रात के टाइम पर खाना लेने के लिए आ जाना। फिर वो रात के बिल्कुल सही वक्त पर खाना लेने के लिए आ गया था। मेरी मम्मी को भी मैंने बता दिया था, एक भिखारी है। मैंने उसे बोल दिया है कि वह रात के टाइम पर हमारे घर से खाना लेने आ जाया करेगा। आप टाइम पर खाना पैक कर दिया करो। मम्मी कहने लगी, चलो, ये तो अच्छा हुआ। किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है। तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है। तभी दरवाज़ा बजने लगा था और मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वहीं भिखारी था। मम्मी ने जल्दी से मुझे खाना पैक करके दिया और मैं उस भिखारी को देने के लिए चली गई थी। आज जब मैंने उसे खाने का डब्बा दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके हाथ पकड़ने पर मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने इधर-उधर देखा कि वह मेरे साथ यह किस तरह की हरकत कर रहा है। उसने जब मेरे चेहरे पर डर छाया हुआ देखा तो वह कहने लगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? या फिर और खाना चाहिए? तो फिर वह कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे इस तरह की आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। बस मैं आपको अपने दिल का हाल सुनाना चाहता हूँ। मैं कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तो वह कहने लगा, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। न जाने कितने समय से मैं आपको देख रहा हूँ। आप मेरे दिल को भा गई हो। जब एक बार आपके चेहरे को देख लेता हूँ तो मन करता है आपके चेहरे से अपनी नज़र ही ना हटाऊं। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, तुम ये किस तरह की फिजूल बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? हुलिये से तो तुम गरीब लगते हो, मगर बातें बड़ी रोमांटिक कर रहे हो। तुम जैसे गरीब भिखारी को ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? वो कहने लगा, शर्म तो उसे आती है मैडम, जो कुछ गलत करता है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। बस मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और मैं अपनी मोहब्बत का इजहार सीधे सीधे तरीके से आपसे कर रहा हूं। मैंने कहा, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो कल से आ जाना, वरना इस तरह की बातें करोगे तो मैं पूरे मोहल्ले में शोर मचाकर सबको बता दूंगी कि तुम मुझसे गलत बातें कर रहे हो। वह कहने लगा, मुझे किसी से डर नहीं लगता। बस मैं आपको पसंद करने लगा हूं। क्या आप मुझसे शादी करोगी? उसकी बात सुनकर तो मैं चौंक ही गई थी। मैं उसको इतनी बातें सुना चुकी थी, फिर भी उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि वह मुझे हाथों हाथ शादी के लिए भी प्रपोज कर रहा था। मैंने उसको जल्दी से खाना थमाया और झटके से उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद करके मैं अपने घर के अंदर आ गई थी। उसकी बातें मुझे बड़ी ही अजीब लग रही थीं और सारी रात मैं उसकी बातों के बारे में सोच विचार करती रही थी। मैं बहुत परेशान थी। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मेरी फ्रेंड मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछने लगी। तो मैंने उस भिखारी वाली बात को उसे बताया तो मेरी फ्रेंड कहने लगी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह भिखारी तुम्हें प्रपोज करके क्यों गया है। मैंने कहा, हाँ बताओ, उसने मुझे प्रपोज क्यों किया है? तो वह कहने लगी, तुम एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की हो, जितने भी पैसे कमाती हो, उसने सोचा होगा कि मैं ऐसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता हूँ और फिर वह जितना कमाकर लाया करेगी वह मेरा ही होगा और इस तरह उसे भीख भी नहीं मांगना पड़ेगा। वह तुम्हें बेवकूफ समझ रहा है। मैंने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। भला उस भिखारी को बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिली थी? उसे क्या लगता है कि उस भिखारी के साथ मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? तुम देखना, वह बड़े गंदे से हुलिये में आता है। मैं क्या उसे कोई भी लड़की घास नहीं डालेगी। मेरी फ्रेंड कहने लगी, अगर आगे से वह आकर तुमसे यही सब कुछ कहे तो उसको धमकी दे देना कि तुम पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दोगी, फिर वह खुद ही डर जाएगा। मैंने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे अपनी दोस्त की बात समझ आ गई थी और अब मुझे मतलब समझ आया था कि वह भिखारी मुझे प्रपोज करके क्यों गया था। वह न जाने इस तरह मोहल्ले की कितनी लड़कियों को अपनी बातों में लेता होगा, मगर मैं उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। अगले दिन जब वो भिखारी आया और मैं उसे खाना देने गई, तो उसने फिर से मुझसे वही बात दोहराई थी। इस बार मैंने तेज आवाज में उससे कहा था कि तुम भिखारी हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इसी समय शोर मचाकर मोहल्ले वालों से उसकी पिटाई करवा देती। खामोशी से यहां चले जाओ, इससे पहले मैं कोई गलत कदम उठा लूं। मगर यह देखकर मैं दंग रह गई थी कि वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा था। उसने कहा था, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। तुम मुझे घुमा फिराकर जवाब मत दो, डायरेक्टली मुझे बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मैंने उसे कहा, तुम बड़ी पहुंची हुई चीज हो, मुझे तुम्हारी हकीकत के बारे में पता चल गया है। जब मैंने उससे यह बात कही तो अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे और वह कहने लगा, तुम्हें मेरे बारे में आखिर क्या पता चल गया है? मैंने कहा, मैं सब जानती हूं, तुम कौन हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी इस बात पर फिर से उसने मुझे चौंक कर देखा था। वह कहने लगा, तुम क्या कहना चाहती हो और क्या जानती हो? तुम मेरे बारे में जरा मुझे भी तो बताओ। मैंने कहा, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाऊंगी और उसके बाद मैं जितने भी पैसे कमाती हूं उससे तुम अपनी जिंदगी में अय्याशियां करोगे। मेरी यह बात सुनकर उसने एक गहरी सांस भरी और कहने लगा, अच्छा तो यह बात है। उसने कहा, तो ठीक है, तुम अपना खाना और अपनी भीख भी अपने पास रखो। अगर तुम यही समझती हो तो मुझे तुमसे तुम्हारी भीख भी नहीं चाहिए। ये कहकर वह दरवाजे से पलट गया था और मैं बड़ी अजीब सी सोच लेकर वहीं पर खड़ी हुई उसे देखती रह गई थी। आज उसने खाना भी नहीं लिया था। मैंने सोचा कि यह तो बड़ा खुददार मर्द है, मेरे इतना कहने पर खाना भी नहीं लेकर गया। फिलहाल मैं खाने का डब्बा हाथ में लेकर अपने घर में आ गई थी तो मेरी छोटी बहन कहने लगी, दीदी आप किससे बात कर रही थीं? तो मैंने उसे बताया, एक भिखारी आया था, उसे खाना देना था। तो वह कहने लगी, भिखारी खाना क्यों नहीं लेकर गया? आप तो खाना वापस लेकर आ गई हो। मैंने अपनी बहन से कहा, पता नहीं क्यों नहीं लेकर गया। मैं वो डब्बा किचन में रखकर अपने कमरे में वापस आ गई थी और सोचने लगी थी कि आखिर यह भिखारी मुझसे क्या चाहता है। फिलहाल मैंने तो इस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की थी। मुझे जितना हो सकता था अपने करियर पर ध्यान लगाना था, इन फालतू बातों में नहीं। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। उस भिखारी से मेरा सामना होता था। मैं उसे आवाज लगाकर पैसे देने के लिए बुलाती थी तो वह मेरी भीख लेने आता ही नहीं था और अब खाना लेने आना तो उसने पूरी तरह से बंद कर दिया था। मगर वह मुझे जहां भी मिलता था और अगर मुझे देख लेता था तो मुझे बस देखता ही रह जाता था। न जाने उसकी ऐसी हरकत का क्या मतलब था। कई महीने इसी तरह से गुजर गए थे। मैं उसे कभी कभी देखती थी। एक दो बार तो मैंने उसे अपने ऑफिस के आसपास भी देखा था, मगर हर बार वह अकेला होता था। शायद उस बेचारे का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। बस वह मुझे एक नज़र देखता रहता था। मुझे उस पर अब तरस आने लगा था। क्या वह सच में मुझसे मोहब्बत करता था? क्योंकि अब काफी लंबा समय हो गया था और अभी तक उसने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी। मेरे आवाज लगाने पर भी वह मुझसे दूर दूर रहता था। वह मुझे दूर से देखता रहता था, लेकिन अब मेरे करीब आने की उसने हिम्मत नहीं की थी, न मेरी भीख लेने के लिए और न ही मुझसे बात करने के लिए। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई बड़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी और इस भिखारी के बारे में सोच रही थी। सोच रही थी कि क्या यह सच में मुझसे मोहब्बत करता है? अगर इसे मुझसे मोहब्बत नहीं होती तो यह मुझे ऐसी बेबस निगाहों से नहीं देखता जिस तरह पहले देखा करता था, और अगर यह मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था तो फिर यह मेरे एक बार के डांटने पर दोबारा भी तो मेरे पीछे पड़ सकता था। इसने तो मुझसे वास्ता ही खत्म कर दिया है। मगर उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत अभी भी दिखाई देती है। फिर मैंने एक फैसला किया था जो कि मेरे लिए गलत तो जरूर था, मगर मैं क्या करती। मुझे उस पर तरस आने लगा था और शायद मैं भी उस पर अपना दिल हर बैठी थी। मेरे लिए ऐसा करना सही तो नहीं था क्योंकि उसका और मेरा कोई मेल नहीं था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी जो अच्छा खासा कमा लिया करती थी, जबकि वो क्या था,
वो तो एक मामूली सा दिखने वाला फटे पुराने कपड़े पहना हुआ गंदे से हुलिये में गरीब भिखारी था, जो न जाने कहाँ रहता होगा, कहाँ सोता होगा और न जाने कितने लोगों के घरों से भीख लेकर वह अपना गुजारा कर रहा है। कई बार तो मेरा दिल कहने लगा कि मुझे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देना चाहिए, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि एक वही इंसान है जो अभी तक मुझे बिना डरे देखता रहता है और अपनी नज़रों का दीवाना कर चुका है, मैंने सोचा कि अगर वह सच में मेरा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, तो फिर मैं उससे शादी कर लूंगी और मैं उसे कोई छोटा मोटा बिजनेस करवा दूंगी और खुद भी अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। इसी तरह मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। मुझे पैसों की कोई भूख नहीं है, मुझे तो सिर्फ मोहब्बत और तवज्जो की भूख है। वह मुझे सारी जिंदगी प्यार दे, मेरा ख्याल रखें, बस मेरे लिए यही बहुत है। और अगले ही दिन मैंने उस भिखारी से बात करने का फैसला कर लिया था। मगर अजीब बात यह थी कि पिछले 2 दिन से वह मुझे कहीं नजर नहीं आया था। न जाने वह कहाँ चला गया था। लेकिन फिर एक दिन वह मुझे शॉपिंग मॉल के बाहर नजर आ गया था, जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। मैंने इस बारे में अपने फ्रेंड्स को कुछ नहीं बताया था। मैं जानती थी कि वह लोग मेरी मजाक बनाएंगी, क्योंकि उन लोगों के जो बॉयफ्रेंड थे, कोई डॉक्टर था, तो कोई इंजीनियर था, तो कोई अपने बड़े बाप का बेटा था। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि मैं एक भिखारी के पीछे जा रही हूं, तो वह लोग मेरी बहुत मजाक उड़ाती। मैं उन लोगों से छुपकर उस भिखारी से मिलने के लिए चली गई थी जहां पर हम लोग थे। वह बहुत भीड़-भाड़ वाली जगह थी, इसलिए मैंने उसे पार्क में चलने के लिए कहा था। वह मेरे साथ-साथ पार्क में चला गया था। वहां जाने के बाद मैंने उससे कहा था, तुम मुझे इतनी घूर-घूर कर क्यों देखते हो? तो वह कहने लगा, तुम्हारी सोच के हिसाब से मैंने तुम्हारे घर का खाना लेना भी बंद कर दिया है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारा फायदा उठा सकता हूं। अब मेरी नजरें तुम्हारे चेहरे पर जाकर टिक जाती है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपनी नजरों पर काबू नहीं रख सकता। मैं खुद पर काबू जरूर रख सकता हूं। जब भी तुम मेरे सामने आती हो, मेरी नजर तुम्हारे चेहरे का दीदार करती रहती है। आखिर प्यार करता हूं, मैं तुमसे क्या करूं? मैंने उसे कहा, तुम सच कह रहे हो ना? तो वह कहने लगा, हाँ, मैं सच कह रहा हूं। तुम जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मैंने कहीं नहीं देखी, और मैंने तुम्हारे ही मोहल्ले वालों से तुम्हारी तारीफ भी सुनी है। तब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत बढ़ गई है। तुम्हारे मोहल्ले की एक औरत कह रही थी, इस बेचारी लड़की ने अपने भाई बहन के फ्यूचर की खातिर अपनी शादी नहीं की है। बेचारी जॉब करके अपना और अपने परिवार का अकेले ही पेट पाल रही है। तब मुझे यह एहसास हुआ था कि तुम जैसी लड़कियां इस दुनिया में बहुत कम हैं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, जिसने अपने बारे में ना सोचकर अपने परिवार के लिए ढेर सारे सैक्रिफाइस किए हैं। बस तभी से मैं तुम पर दिल हार बैठा था। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं एक भिखारी हूं, भला मैं तुम्हारा क्या फायदा उठाऊंगा? तुम चाहो तो खाली हाथ भी मेरे पास आ सकती हो। मुझे तुम्हारी नौकरी की भी कोई जरूरत नहीं है। भले ही मैं भीख मांगकर सारी जिंदगी तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा, मगर कभी तुमसे नौकरी नहीं करवाऊंगा। उस भिखारी की बात सुनकर अचानक मेरा दिल भावुक होने लगा था। उसे मेरी इतनी फिक्र थी। अब मुझे एहसास हुआ था कि इस जिंदगी में कभी मेरी इतनी फिक्र मेरी माँ के अलावा किसी और ने नहीं की थी। यह एक ऐसा इंसान था जिसकी तारीफ ने मेरे दिल को पिघला दिया था, और अब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने उसे बता दिया था कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं। इस तरह हम दोनों के बीच प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया था। मैंने उससे कहा था, तुम भिखारी हो, थोड़ा अजीब लगता है। क्या तुम यह काम छोड़कर कोई और काम नहीं कर सकते? वह कहने लगा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। तुम प्रार्थना करो, मैं अपने एक काम में मैं कामयाब हो जाऊं, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही बन जाऊंगा। मैंने कहा, कौन सा काम? तो अचानक वह मेरी बात पर ठिठक गया था और कहने लगा, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम अपने घर जाओ, मैं रात को तुम्हारे घर खाना लेने के लिए आऊंगा। तुम्हारे घर का खाना बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आ जाना। यह कहकर मैं उसके पास से उठकर आ गई थी, और अब मुझे बार बार उसी के ख्याल आने लगे थे। हर रोज वह मेरे घर आता था खाना लेने के लिए। इसी दौरान हम लोगों के बीच ढेर सारी बातें हो जाती थीं। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात यह लगी थी कि हम दोनों को रिलेशनशिप में 2 महीने हो गए थे। इस दौरान वह सिर्फ मेरे घर के दरवाजे तक ही मुझसे मिलता था।
इसके अलावा उसने मुझसे और कोई भी डिमांड नहीं की थी। मैंने देखा था कि मेरी फ्रेंड्स थीं, जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कभी रूम पर जाती थीं, कभी रेस्टोरेंट में मिलती थीं, तो कभी उनके साथ शॉपिंग किया करती थीं। वह तो मुझे शॉपिंग नहीं करवा सकता था, क्योंकि वह गरीब था, लेकिन उसके लिए मेरे घर के दरवाजे से बेहतर बात करने की जगह और कोई भी नहीं थी। मुझे वह अच्छा लगने लगा था। उसका नाम राही था। कहते हैं ना, जिस पर दिल आ जाए वो भिखारी भी आपके लिए राजा बन जाता है, और मेरे लिए अब राही किसी राजा से कम नहीं था। मैं उससे बहुत प्यार करने लगी थी। मैंने राही से कहा था, जैसे ही मेरे भाई बहन की जॉब लग जाती है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। राही को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। राही ने कहा था, इस दौरान मैं भी अपना घर खरीद लूंगा। जैसे ही मेरा अपना घर हो जाएगा, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। राही कहता था, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तुम किसी बात का फिक्र मत करो। इसी तरह कई महीने गुजर गए थे, और हम दोनों की मोहब्बत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरे दोनों भाई बहन जॉब पर लग जाएंगे, मैं घर में पैसे देना बंद करके अपने पैसे राही को दिया करूंगी, ताकि वह अपना बिजनेस कर सके और भिखारी बनकर भीख मांगना बंद कर दे, क्योंकि किसी भिखारी से तो मेरी मम्मी मेरी शादी नहीं करवा सकती। मैं तो राही के प्यार में डूबती चली गई थी और उसकी पूरी तरह से दीवानी हो गई थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी फिक्र करने वाला और मुझसे बातें करने वाला मुझे एक इंसान मिल गया था, जो मेरे हर सुख दुख का साथी था। लेकिन शायद कुछ दिनों बाद मेरी इस खुशी को नजर लग गई थी। राही न जाने कहाँ चला गया था। वह एक दिन जब मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मुझे लगा कि शायद वह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया है, या फिर उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। मगर वह तो कई दिन तक नहीं आया था, और मैं उसके लिए बहुत परेशान हो गई थी। न जाने वह मुझसे प्यार मोहब्बत के वादे करके कहाँ चला गया था। मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गई थी। पूरे 1 महीना मैं उसके लिए परेशान रही थी। जहां जहां पर वह मुझे अब तक मिल चुका था, मैं उस हर जगह पर गई थी, लेकिन राही तो जैसे इस दुनिया से गायब ही हो गया था। उसका तो कोई नामो निशान भी मुझे नहीं मिल रहा था। मैं उसके लिए बहुत रो रही थी, तड़प रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे इस तरह भी छोड़कर जा सकता है। काफी दिनों तक तो मैं यही सोचती रही कि हो सकता है उसकी कोई इमरजेंसी हो, मगर इमरजेंसी कितने दिनों तक की हो सकती है? उसे तो कुछ ज्यादा ही समय लग गया था। मेरे पास उसका ना कोई एड्रेस था और ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर था, ना ही कोई ऐसा इंसान था जिसके थ्रू मैं राही की इन्फॉर्मेशन निकाल सकती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी राही की वजह से, और बस खामोश खामोश सी रहती थी। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे बीच रास्ते में इस तरह छोड़कर परेशान कर देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी दौरान मेरी बहन ने आकर एक खुशखबरी सुनाई थी कि उसकी जॉब लग गई है। इस बात पर मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन उदास था। कई महीने इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी आंखों में अभी भी राही की तलाश थी, मगर वह नहीं आया था, और मुझे अब यही लगने लगा था कि वह मुझे धोखा देकर चला गया है। उसने मुझसे प्यार मोहब्बत के दावे किए, और अब वह न जाने कहाँ गायब हो गया है। मगर फिर मैं यह भी सोचा करती थी कि उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। इसे धोखा नहीं कहते। धोखा तो उसे कहते हैं जब कोई लड़का किसी लड़की का गलत फायदा उठाता है। उस बेचारे ने तो कभी मुझसे अकेले में बात भी नहीं की थी। वह मेरे दरवाजे पर खड़े होकर मुझसे बातें करता था, और कोई आसपास के मोहल्ले का गुजरता था तो वह खामोश हो जाता था, ताकि मेरे कैरेक्टर पर लोग सवाल ना उठा सके। तो फिर वह कहाँ चला गया था? यह सवाल मैं अपने आप के अलावा किसी से भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि राही के बारे में मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। इसी तरह राही का इंतजार करते करते मुझे पूरे 8 महीने गुजर गए थे, और अब मेरी आंखों ने उसकी तलाश करना छोड़ दिया था। लेकिन मुझे अभी भी उसकी बहुत याद आती है। मेरे दिल से उसकी याद निकलती ही नहीं थी। मैं बस अकेले में रोती रहती थी और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। सब मुझसे मेरे कमजोर होने की वजह पूछते थे। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मुझे क्या रोग लगा हुआ था? फिर एक नई टेंशन मुझे मेरी मम्मी ने दे दी थी। उन्होंने कहा था, तुम्हारी बहन की जॉब लग गई है, और जैसा कि मैं तुमसे पहले भी कह चुकी थी, मैं तुम्हारी बहन की जॉब लगने के बाद तुम्हारी शादी करवा दूंगी। इसलिए मैंने 2-3 लोगों से तुम्हारे रिश्ते के बारे में कह दिया है। मैं मम्मी की बात सुनकर चौंक गई थी, और मैंने उनसे मना किया था। अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने तो आपसे कहा था कि जब भाई की भी जॉब लग जाएगी, उसके बाद मैं खुद शादी कर लूंगी। मम्मी कहने लगी,
ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, फिर तुम्हारे रिश्ते भी आना बंद हो जाएंगे। मैंने मम्मी से कहा, कोई बात नहीं, मैं सारी जिंदगी कुंवारी ही गुजार दूंगी। मम्मी कहने लगी, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसा नहीं कहते हैं क्या? तुम सारी जिंदगी हम लोगों के नाम पर ही गुजार दोगी? एक दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हारे भाई बहन अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे और फिर उनकी भी शादियां हो जाएंगी। और तुम्हारा क्या होगा? तुम तो इसी तरह रहोगी जिसे सबकी फिक्र है, वो फिर भी खाली हाथ रह जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी मम्मी ने अपनी जोर जबरदस्ती के साथ मेरा रिश्ता तय करने का फैसला कर लिया था, मगर मेरा दिल अंदर से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब मैं अपनी मम्मी को क्या बताती कि मैं आज भी राही का इंतजार करती हूँ। एक दिन मम्मी बहुत खुश थी और कहने लगी, संडे के दिन तुम अच्छे से तैयार हो जाना, अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं मत जाना, तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। मम्मी की बात सुनकर मैंने उनसे अभी भी मना किया था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। आप मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? मम्मी ने कहा था, तुम बिल्कुल खामोश रहो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। अगर तुमने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। और फिर मजबूरन मुझे मम्मी की बातों के आगे हार माननी पड़ गई थी। और फिर संडे का दिन भी आ गया था। मेरी मम्मी ने मुझे तैयार होने के लिए कहा था, मगर मैं तैयार नहीं हुई थी। जैसे गेटअप में थी, मैं वैसे ही गेटअप में लड़के वालों के सामने आ गई थी। मैं बैठी हुई थी जब लड़के की माँ मुझसे तरह तरह के सवाल कर रही थी। इस समय मेरी नजरें झुकी हुई थीं और मेरे दिल में बार बार राही का ख्याल था। आज मुझे राही की शिद्दत से याद आ रही थी। लड़के की माँ मुझसे जो भी सवाल करती थी, मैं उसका गर्दन हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे दिया करती थी। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। मन कर रहा था कि मैं फूट फूट कर रोऊं। और उस दिन मैं सोच रही थी कि मुझे राही से मोहब्बत ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे वैसे भी बहुत शौक था न मोहब्बत करने का, किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाने का। अब मुझे पता चल गया था कि मोहब्बत करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें खुशियां मिलने के साथ साथ आंखों में आंसू भी मिलते हैं। मेरी आंखों से जैसे ही आंसू गिरने वाले होते थे, मैं उन्हें पोंछ लेती थी ताकि किसी को शक न हो कि मैं रो रही हूं। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक घर के दरवाजे से कोई हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ था। यह इंसान कौन था? वह आया और उसने सबके सामने खड़े होकर मुझे आवाज लगाई, नाड़ियां। मैंने झटके से उसकी तरफ बड़ी गौर से देखा था। यह आवाज तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर यह इंसान कौन था? मैं इसे पहचान नहीं सकी थी। उसने दोबारा से कहा, नाड़ियां, ये सब क्या है? सब लोग उसे फटी फटी नजरों से देखने लगे थे कि यह कौन है और अचानक घर में घुसकर इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? मेरा नाम अपनी जुबान पर बार बार क्यों ले रहा है? उस समय मेरा भाई भी घर पर मौजूद था। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम कौन हो और घर के अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? वह कहने लगा, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूं। मैं इसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। इन लोगों को यहां से भेज दो। लड़के की मां अचानक एक झटके से उठी और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, क्या यह तुम्हारा आशिक है? मेरी मम्मी कहने लगी, नहीं नहीं बहन, आपको गलतफहमी हो रही है। हम नहीं जानते ये लड़का कौन है। तभी वह लड़का फिर से कहने लगा, जी, आप यहां से जाइए, मुझे इन लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। उस औरत ने अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए मेरी मम्मी की तरफ देखकर कहा, क्या तुमने हमें यहां पर बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? तुम्हारी बेटी का तो पहले से ही आशिक है। हमें बुलाकर आखिर तुम क्या साबित करना चाहती थी? मेरी मम्मी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी, मगर वह अपने बेटे को लेकर हमारे घर से निकल गई थी। उन लोगों के जाने के बाद मेरे भाई ने उस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया, जबकि मैं भी लगातार उसे देख रही थी और सोच रही थी कि यह इसने क्या कर दिया है। मेरे भाई ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। उसने मेरे भाई का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, हाथ मैं भी उठा सकता हूं। मैं तुम लोगों से तसल्ली से बात करना चाहता हूं और तुम लोग इतना हंगामा कर रहे हो। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, नाड़ियां समझाओ अपने घर वालों को, मैं राही हूं। अचानक मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी और फटी फटी नजरों से उसे देख रही थी। ये राही ही था, क्योंकि इसकी आवाज बिल्कुल राही के जैसी ही थी। मैंने कहा, तुम राही हो? लेकिन हाँ, मैं राही ही हूं। ये सुनकर मैं उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगी तो राही कहने लगा,
तुम्हें मुझे इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, दरअसल मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। आज तक तुमने मुझे भिखारी के गेटअप में देखा है, इसलिए तुम्हारे लिए मुझे पहचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने राही से कहा, धोखेबाज इंसान, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं कितने समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम पुलिस ऑफिसर हो तो मैं क्या करूं? तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। आज यहाँ आकर तुम तमाशा क्यों लग रहे हो? तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती करने के लिए आ गए हो। तुम्हारे आने की क्या टाइमिंग है राही? तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? मैं हर बार तुम्हारी बातों में आती रहूंगी। मैं ताली बजाते हुए उससे यह बात कह रही थी तो वह कहने लगा, नाड़ियां तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं। तभी मेरी मम्मी कहने लगी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कोई हमें भी कुछ बताएगा? और मेरा भाई भी गुस्से से आग बबूला हो रहा था। इतने में ही राही कहने लगा, आप लोग शांत हो जाइए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उसने बताया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। हमें खबर मिली थी कि इस शहर में बच्चा चोरी की बहुत सारी वारदातें सामने आ रही हैं, इसलिए मुझे उनको पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैं उन लोगों को भिखारी बनकर ही तलाश कर सकता था, क्योंकि वह लोग भी भिखारी बनकर ही लोगों के घरों में भीख मांगने जाते थे और उनके घर से बच्चों को बहाने से चोरी कर लिया करते थे। हमें ऐसी पूरी गैंग को पकड़ना था। काफी समय तक मुझे इस शहर में उस गैंग को पकड़ने में बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि वह बहुत शातिर लोग थे और पिछले 6 महीने पहले मैंने उन लोगों को पकड़ लिया था। फाइनली पूरी गैंग हम लोगों के हाथ लग गई थी, मगर इस दौरान उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया था। उनकी बंदूक से निकली हुई गोली मेरी टांग में लग गई थी, जिसकी वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेरी कंडीशन इतनी भी नहीं थी कि मैं खुद से उठकर बैठ सकूं। आपको यकीन नहीं आता है तो मैं आपको अपनी टांग दिखा देता हूं। राही ने अपनी पैंट ऊपर करके अपनी टांग पर लगी हुई गोली का जख्म हमें दिखाया था और फिर वह कहने लगा, मुझे रिकवर होने में बहुत टाइम लगा था। मैं नाडिया से किसी तरह से कांटेक्ट करना चाहता था, मगर मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। राही ने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे माफ कर देना नाडिया, मैं तुम्हें अपने पुलिस ऑफिसर होने के बारे में नहीं बता सका, क्योंकि अगर धोखे से भी किसी को यह खबर लग जाती कि मैं भिखारी नहीं हूं, तो शायद मेरे लिए उस गैंग को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने अपनी पहचान सबसे छुपाई थी और तुमसे मैंने काफी सारे झूठ भी बोले थे। मगर यह सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं अब ठीक हुआ तो मैं अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आना चाहता था। आज मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ रहा था। तब मैंने घर के बाहर बड़ी सी गाड़ी खड़े हुए देखी। मैंने सोचा कि न जाने ये गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर क्यों खड़ी है। इसलिए मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं एकदम ही अंदर आ गया और उन सब लोगों के सामने यह सब हो गया। प्लीज मुझे माफ कर देना आप सब लोग। मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आप लोगों की बेइज्जती हुई है, मगर मैं क्या करूं? मैं नाडिया से बहुत प्यार करता हूं। जब मुझे पता चला कि उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं और आपकी बेटी को सारी जिंदगी बहुत खुश रखूंगा। राही की बात पूरी हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी मेरी मम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, क्या यह लड़का सब कुछ सच कह रहा है? मैंने अपनी मम्मी से गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, तो मम्मी कहने लगी, क्या तुम भी सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो? तो वह कहने लगा, जी हाँ। अगर आपको अभी भी कोई शक है तो मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ ले आता हूँ और आप मेरी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में भी निकलवा सकती हैं। मैं अपने पुलिस स्टेशन का सीनियर ऑफिसर हूँ। भिखारी बनने के दौरान मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई थी और मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और इसे प्रपोज कर दिया। मैं ऑन ड्यूटी होता था, इसलिए कभी आपके घर में आने की भी मैंने हिम्मत नहीं की। लेकिन आज जब मुझे आप लोगों को सच बताना था, तो मैं अपने असली रूप में आप लोगों के सामने आकर सच बता रहा हूँ। राही की सारी बातें सुनकर मेरी मम्मी कहने लगी, अच्छा, तुम अपने पेरेंट्स को हमारे घर भेज दो। और फिर ऐसा ही हुआ था। राही 2 घंटे बाद अपने पेरेंट्स को हमारे घर लेकर आ गया था। उसके पेरेंट्स ने बड़ी खुशी खुशी मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया था। मैं बहुत खुश थी कि राही कोई भिखारी नहीं, बल्कि एक सीनियर ऑफिसर था और मुझसे इतना प्यार करता था। मेरे दिल में उसके लिए जितनी भी बातों की बदगुमानियां थीं, वह सब खत्म हो गई थीं। जल्द ही हम दोनों की शादी हो गई थी और अब हम दोनों खुशी खुशी
जिंदगी गुजार रहे हैं। उधर राही मेरे भाई बहन का भी बहुत ख्याल रखता है। उसने एक बेटा बनकर मेरे घर वालों की भी जिम्मेदारी को उठाया हुआ है और अब वह मुझे जॉब भी नहीं करने देता। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे दुआएं दी थीं कि तुम्हारा पति तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। राही बिल्कुल मुझे किसी रानी से कम ट्रीट नहीं करता था। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे थे। राही का साथ पाकर मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। जो मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी कभी मेरी हुआ करती थी, अब वो एक बेटे की तरह से उस जिम्मेदारी को पूरी रहा था। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं। बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूं कि हमें अपने दिल में बदगुमानी लाने से पहले सामने वाले की कंडीशन के बारे में सोच लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।